हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है वहाँ से एक ब्रांच निकला है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान इसे हम लोग बोलते हैं। और बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन होता है, तो यहाँ पे बालकों का अध्ययन किया जाता है। किसका? अब यहाँ से अगर मैं बोलूं कि बालकों के अध्ययन में क्या क्या अध्ययन किया जाएगा, हमको ये बताइए क्या क्या अध्ययन होगा बालकों के अध्ययन में। तो यहाँ पे जो पॉइंट निकलेगा कि बालकों की समस्याएं होंगी, उनकी समस्या को क्या करने में, समझने में। आप लोग सारे पॉइंट लिख लेना, क्या समझने में, यहाँ पे मैं समस्या लिख दे रहा हूं। तो बालकों की समस्याओं को क्या करने के लिए, समझने में भी मदद मिलता है। बालक के बहुत सारे अवस्थाएं होती हैं और वो अवस्थाएं विकास से जुड़ी होती हैं। तो उनकी सारी अवस्थाओं को समझने के लिए, यानी कि जो उनके विकास के चरण को मजबूत करता है उसको समझने के लिए, तो यानी विकासात्मक जो अवस्था है वो अवस्था को समझने में मदद करता है। बालक बहुत तरह से होते हैं, उनकी अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। हर बालक एक जैसा होता नहीं, तो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी समझने के लिए जरूरी होता है क्या, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन। तो व्यक्तिगत विभिन्नता मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इससे आप लोग समझ जाएंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए बालकों का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। बालकों की अपनी कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं। मूल प्रवृत्तियों को कहने का मतलब उनका नजरिया, उनका दृष्टिकोण, उनके मन में जो नजरिया है वैसा। तो धनात्मक उनकी मूल प्रवृत्तियां कैसी हैं उनको समझने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं धनात्मक मूल प्रवृत्तियां। इन धनात्मक मूल प्रवृत्तियों को समझने के लिए, अच्छा मूल का क्या मतलब है, अगर मूल और प्रवृत्तियां बोल दिया इसका सीधा मतलब है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति माने मन का आवृत्ति, यानी कि मन का नजरिया या मन का दृष्टिकोण। तो मन का नजरिया किस दिशा में जाना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। हमारा देखने का नजरिया धनात्मक होना चाहिए। तो हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान में बालकों के मनोविज्ञान का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और इसमें क्या क्या अध्ययन करेंगे, ये सारे स्टेजेज हैं, ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन किसी न किसी रूप में पूछा ही लेगा। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना, समझ लेना। चलिए अगले कॉन्सेप्ट, बाल मनोविज्ञान। अब बाल मनोविज्ञान अगर मैंने बोला तो आपसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो यहाँ पे दिमाग में रखना कि स्टैनले हॉल ये जनक हैं, ठीक। और स्टैनले हॉल कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये अमेरिका के रहने वाले हैं। ये भी दिमाग में रखना, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। अब एक चीज यहाँ पे और है, स्टैनले हॉल अगर बाल मनोविज्ञान के जनक थे तो उन्होंने किया क्या था। अब यहाँ पे बात जो आती है स्टैनले हॉल, तो स्टैनले हॉल अगर बाल मनोविज्ञान के जनक है तो उन्होंने किया क्या था, तो उन्होंने प्रथम बाल गृह तैयार किया था। पूछा जाता है ये, तो प्रथम बाल गृह तैयार किया था। आपसे पूछ लेगा प्रथम बाल गृह किसने तैयार किया था, तो आप लोग बता देंगे। अब यहीं पे है कि अगर इन्होंने बालकों के अध्ययन करना है, मनोविज्ञान, बालकों के मनोविज्ञान में बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना है, तो उसको अध्ययन करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था, किसने, किसकी बात कर रहा हूं, स्टैनले हॉल ने। जो बालकों को व्यवहार का अध्ययन करना था इनको, तो कौन सा तरीका अपनाया था, तो प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि के तरीके से इन्होंने क्या किया था, बालकों के जो व्यवहार है उनके व्यवहार का अध्ययन किया था। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न बनते हैं कि बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है, स्टैनले हॉल है। फिर यहीं पे अगर बनता है कि कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के। प्रथम बाल गृह किसने तैयार करवाया था, तो यही थे। और आगे बात आती है कि बाल मनोविज्ञान में अगर हम बालकों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो किस तरह से करेंगे अध्ययन, प्रश्नावली विधि से स्टैनले हॉल ने अध्ययन
किया था। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बाल मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है और यह बाल मनोविज्ञान आया कहाँ से? तो शिक्षा मनोविज्ञान से आया। तो हर चीज का एक लिंक बना के मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ। आप अगर वीडियो को देखेंगे तो पक्का है समझ में जरूर आएगा। मानसिक क्रियाओं के ज्ञान को समझने में भी शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। इसमें क्या क्या होती है? चिंतन, जो मस्तिष्क से जुड़ा होगा, जो पूरा का पूरा मस्तिष्क से जुड़ा होगा वही काम होगा। तो चिंतन हमारा किससे जुड़ा है? मस्तिष्क से। सोच भी किससे जुड़ा होगा? मस्तिष्क से जुड़ा होगा। विचार अगर आएगी हमारे मन में तो विचारधारा भी किससे जुड़ी होगी? मस्तिष्क से जुड़ी होगी। और यहीं पे अगर आए संज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि संज्ञान की अगर बात करें तो ये भी मानसिक क्रियाओं में ही शामिल होती है। और यह सारे का संबंध किससे है? शिक्षा मनोविज्ञान से है। सारे का संबंध किससे है? शिक्षा आत्म मूल्यांकन करने में भी सहायक है। आत्म मूल्यांकन कि अपने आप से ही आप स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जरिए। इससे अगर आत्म मूल्यांकन करोगे तो स्वयं की तैयारी भी तो कर सकते हो। तो स्वयं की तैयारी करने में भी सहायक होता है कौन? जिसे कहते हैं अपनी आत्मा से पूछो। अगर आप गलत कर रहे हो तो आपके अंदर की आत्मा आपको जरूर जवाब देगी। तो स्वयं की तैयारी के लिए भी ये सहायक होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो यह मूल्यांकन भी करने में मदद करेगा। तो मूल्यांकन का ज्ञान इससे आपको हो जाएगा। और अगर मूल्यांकन का ज्ञान हो जाएगा तो सीधी सी बात है आपको तैयारी का भी ज्ञान हो जाएगा। तैयारी का भी क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। जितना पॉइंट मैं ये बोला हूँ सारे के सारे पॉइंट ये पेपर में पूछे गए हैं। शिक्षा के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया कि इसकी उत्पत्ति, ओरिजिन, शिक्षा, धातु, संस्कृत, शब्द सारे कुछ बता दिया हूँ। आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। बट शिक्षा के अगर स्तर पूछे या शिक्षा के प्रकार पूछे तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है। तो इसके 3 कैटेगरी निकले हुए हैं और उन तीनों कैटेगरी को आपको जानना जरूरी है। कौन कौन सी कैटेगरी है? तो पहली हमारी होती है औपचारिक शिक्षा। क्या होती है? औपचारिक शिक्षा। दूसरी क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा। और तीसरी होती है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे औपचारिक शिक्षा क्या होता है, तो यहीं पे याद रखना इसमें निश्चित होते हैं सारी चीजें। जैसे क्या क्या निश्चित होगा? तो यहाँ पे समय भी निश्चित होगा और जहाँ पे स्थान है वो भी निश्चित होता है। तो औपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जहाँ पे समय भी निश्चित होता है और स्थान। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो स्कूल या जो हमारा विद्यालय हो गया, ये हमारा क्या है? यह औपचारिक शिक्षा। क्यों? क्योंकि विद्यालय का एक समय भी निश्चित होता है और विद्यालय का स्थान भी निश्चित है कि ये वहीं पे है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विद्यालय यह औपचारिक शिक्षा में आएगा कि निरौपचारिक शिक्षा में आएगा? तो याद रखना विद्यालय का समय निश्चित है, स्थान निश्चित है, इसीलिए विद्यालय औपचारिक शिक्षा में आएगी। निरौपचारिक शिक्षा की बात अगर मैं बोलूं तो पहले औपचारिक की समझ लेते हैं कि अनौपचारिक क्या है। अनौपचारिक में निश्चित नहीं होगा। अनौपचारिक जस्ट उसका उल्टा। क्या नहीं निश्चित होगा? ना तो उसमें समय निश्चित होगा ना ही स्थान निश्चित होगा। अब अगर ये दोनों नहीं निश्चित हैं तो इसमें कौन है? कहाँ पे ये शिक्षा दी जाएगी? तो आप परिवार में अपने शिक्षा पा लीजिए कि आप घर में या फिर आप बाहर चले जाइए, कहीं बाहर भी इस गार्डन में बैठे हैं वहाँ पे या सड़क पे या किसी रिश्तेदार के घर में, ये सारी शिक्षाएं जो आपकी मिल रही। कैसी शिक्षा है? अनौपचारिक शिक्षा है कि आप कहीं भी जा रहे हैं और शिक्षा को ग्रहण कर लिए, वो औपचारिक शिक्षा में नहीं आएगा। अनौपचारिक। औपचारिक को छोड़ दो जहाँ समय स्थान निश्चित हो, बाकी सारी शिक्षाएं अनौपचारिक
अनौपचारिक है। तो अब बात आती है, अगर ऐसी बात है तो निरौपचारिक शिक्षा क्या है, ये निरौपचारिक वाला, तो इसको भी समझ लेते हैं। निरौपचारिक शिक्षा में क्या आएगा, यहाँ पे दूर से शिक्षा हमको मिलती है। कहाँ से? दूर से शिक्षा प्राप्त होती है। किसमें? निरौपचारिक शिक्षा में। जैसे मैं बोलूं कि आप लोग टीवी से पे समाचार देखते, समाचार पढ़ते हैं, तो समाचार से आपको, न्यूज से आपको क्या हो रहा है, शिक्षा मिल रही है, तो ये दूर से आ रहा है ना। या आप लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो, ये जो है ऑफलाइन वीडियो है, तो हम तो आपके पास आके ये पढ़ा नहीं रहे हैं, तो आप लोग ये दूर से ही अपने मोबाइल में देख रहे हैं। तो ऑनलाइन पढ़ाई भी किसमें आएगा, यह आएगा निरौपचारिक शिक्षा में आएगा। तो ये सारी के सारे स्तर जो है शिक्षा के प्रकार या स्तर में आएंगे, जिसे हम लोग औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा में रखेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल सेट करके आपसे पूछ सकता है। तो शिक्षा में अगर बात करें तो इसमें 3R सिद्धांत आया। 3R, ये 3R क्या है? पहले R का मतलब होता है रीडिंग। क्या होता है ये? अब दूसरे वाले की बात करूं तो राइटिंग, ये हमारा राइटिंग है। और तीसरे की अगर मैं बात करूं तो इसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक। कहीं से देखने पे 3R नहीं दिख रहे हैं, पहले वाले में ही सिर्फ R दिख रहा है। आप लोग देखिए, इसी में ही R दिख रहा है, ये वाला, लेकिन इसमें R नहीं दिख रहा है, इसमें भी R नहीं, लेकिन इसे 3R कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो याद रखना, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक। क्या मतलब है? रीडिंग का मतलब हो गया आपको पढ़ना, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं। राइटिंग का मतलब हो गया आपका लिखना, और अरिथमेटिक का मतलब हो गया गणना करना। क्या बोलेंगे? ये गणना करना। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हैं शिक्षा के। अगर यही 3R कॉन्सेप्ट मतलब 3 कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो एक चीज और याद आ रहा है, उसको यहीं पे बता दें कि त्रिमार्गी बताया था किसी एक महान विचारक ने। शिक्षा को कैसा शिक्षा बताया था? त्रिमार्गी शिक्षा बताया था। और किसने बताया था? तो याद रहना कि वो जॉन ड्यूबी ने बताया था कि शिक्षा कैसी होती है, त्रिमार्गी होती है। और यहीं पे जब त्रिमार्गी की बात हो रही है तो द्विमार्गी को हम कहां से भूल सकते हैं, उसको भी यहीं पे समझ लीजिए। द्विमार्गी शिक्षा के बारे में किसने बताया था? तो ये जॉन एडम्स ने बताया था। जॉन एडम्स ने बताया था कि शिक्षा कैसी होती है, द्विमार्गी। अब त्रिमार्गी और द्विमार्गी क्या है उसको भी समझ लीजिए। त्रिमार्गी में मैंने पिछली वीडियो में आपको शायद बताया होगा कि जिसमें क्या हो, शिक्षक होगा और छात्र होगा और पाठ्यक्रम होगा, ये 3 चीजें होंगी। तो ये त्रिमार्गी है। और बताने वाला कौन है? अभी मैंने आपको बताया कि जॉन ड्यूबी हैं, यही बताए थे कि शिक्षा कैसी होती है, त्रिमार्गी होती है। ग्राफ इसका इस तरह से कुछ बताए थे कि यह एक ग्राफ है, ये हमारा शिक्षक है, ये हमारा छात्र है, तो ये हमारा क्या है, पाठ्यक्रम। हो सकता है आपसे ग्राफ पूछ ले कि किस तरह से इसका ग्राफ बनता है, तो इस तरह से ये ग्राफ बनता है। वहीं पे अगर द्विमार्गी की बात कर लेते हैं, द्विमार्गी शिक्षा, तो द्विमार्गी में सिर्फ और सिर्फ शिक्षक और छात्र होता है। कौन होता है? शिक्षक और छात्र। बताने वाले कौन थे? तो ये भी याद रखना, जॉन एडम्स थे। कौन थे? जॉन एडम्स थे। और इसका अगर यहाँ पे चित्र बोलेगा तो ये हो गया, यहाँ पे हमारा आएगा शिक्षक, यहाँ पे हमारा आएगा छात्र। कॉन्सेप्ट है 4H का मतलब इसमें 4H के बारे में बात किया गया है। और 4H में पहला है हेड, दूसरा है हैंड, और तीसरा है हार्ट। हमारे का मतलब आप सब लोगों का, जितने लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ऐसी बात न सोचना कि सिर्फ हमारा ही हैंड है, ठीक है। और यहाँ पे हेल्थ आ जाएगा, हेल्थ, ठीक है ना, HEALTH, तो ये हेल्थ। अब हेड का जो स्तर होता है, हेड यानी कि मस्तिष्क यानी कि इसमें कौन सी क्रियाएं होंगी, तो मानसिक क्रियाएं इसमें होती हैं, मानसिक क्रियाएं। हैंड यानी हाथ, हाथों से हम लोग काम करते हैं, यानी कि इसमें क्रियात्मक होती हैं, जितने भी काम होंगे क्रियात्मक होंगी सारी चीज। और हार्ट यानी कि दिल यानी कि भावना यानी कि
भावात्मक पक्ष। तो यहाँ पे कैसे पक्ष होंगे? भावात्मक पक्षों का विकास होगा। और हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, और अगर स्वास्थ्य की बात हो गई तो यह किससे जुड़ा है? शरीर से जुड़ा है, तो यह हो गया शारीरिक पक्ष। तो यहाँ पे 4H कॉन्सेप्ट का सिद्धांत अगर किसने दिया था पूछ लेगा तो याद रखना, गांधी जी ने यह सिद्धांत दिया है कि कौन कौन से पक्ष शामिल हैं कि एक बालक का विकास करने में। तो मानसिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं शामिल है विकास में, क्रियात्मक पक्ष शामिल है, भावनात्मक पक्ष और शारीरिक पक्ष, ये सारे पक्ष शामिल होते हैं एक बालक के विकास करने में। और इसी को लेकर एक बात आई थी कि व्यापक विचारधारा, शिक्षा की व्यापक विचारधारा इसी को बोलते हैं। शिक्षा की व्यापक विचारधारा किसे बोलते हैं? तो यही है शिक्षा की व्यापक विचारधारा, 4H कॉन्सेप्ट। और वहीं पे अगर बात करेंगे कि बताओ शिक्षा की संकीर्ण विचारधारा, शिक्षा की संकीर्ण माने समझ रहे हैं ना, छोटी संकीर्ण विचारधारा की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा? सिर्फ बालक कहाँ तक से मतलब जाएगा? विद्यालय तक ही शामिल रहेगा। कहाँ तक? विद्यालय तक शामिल रहेगा, उसके आगे पीछे वो नहीं जाएगा। आप लोग समझ लेना, संकीर्ण विचारधारा में कौन आएगा? सिर्फ और सिर्फ बालक होगा। कौन होगा? एक बालक होगा, और वह बालक क्या करेगा? विद्यालय तक जाएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।